उसके बाद देखें आप, शेयर मार्केट के अंदर एक कमी ये है कि डिफरेंस बराबर करना, ये एक वो होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जब जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंस बराबर करने के लिए अजीब अजीब तरीके इस्तेमाल करते हैं। यानी शेयर्स खरीदना मकसूद नहीं होता, बेचना मकसूद नहीं होता, किसी को देना मकसूद नहीं होता, लेकिन उसको उलट फेर करके आखिर में मकसूद ये होता है कि डिफरेंस बराबर कर लेंगे। यानी हमारा जो यानी फिगर है वो फिगर बराबर कर लेंगे। जो प्रॉफिट का जो फिगर आज का है वो लोगों ने तय किया है कि हमारे शेयर्स पे 10% हमको मिलना है, तो वो उल्टा सीधा घुमा के फिर से वो यानी 10% डिफरेंस बराबर कर लें। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए कुछ भी करना ये सट्टाबाजी है, जुआ है, और ये दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बहरहाल डिफरेंस बराबर करना ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद की चीज़ देखें आप, शेयर्स की डिलीवरी से पहले इसको आगे फरोख्त कर देना। हम शेयर्स खरीदे और हमारे पास आए नहीं, अभी हम दूसरे को बेच रहे हैं। शेयर्स मार्केट में आमतौर से ऐसा होता कि शेयर्स की कंपनी यानी एक कंपनी ने शेयर्स लॉन्च किए, अब वो एक ने खरीदे, दूसरे ने खरीदे, 10 लोगों ने खरीद लिए, लेकिन किसी के पास अभी आए नहीं हो, लेकिन 10 मरतबा उसका बिजनेस हो चुका। तो उलमा ने लिखा है कि इसके अंदर अहम चीज़ ये है, क्योंकि कब्जे से पहले किसी भी चीज़ को बेचना दुरुस्त नहीं है, बिजनेस करना दुरुस्त नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर यानी आप ये माइक है, ये माइक मेरे पास है नहीं, अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं मार्केट में रखा हुआ है, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो ये बेहद दुरुस्त नहीं। या फिर यूँ समझिए कि ज़मीन से कोई चीज़ निकलने वाली है, तो उससे निकलने से पहले, वो हाथ में आने से पहले, मेरे कब्जे में आने से पहले बेचना दुरुस्त नहीं है। तो कब्ज़ा ज़रूरी है, यानी कंट्रोलिंग होना उस प्रोडक्ट पे, उस चीज़ पे, उसके बाद बेच सकते हैं। तो शेयर्स के अंदर अच्छा कब्ज़ा 2 तरह का होता है। उलमा ने लिखा है कि शेयर्स और हर चीज़ में कब्ज़ा 2 तरह का होता है। एक कब्ज़ा होता है कब्ज़े हिस्सी कहते हैं, एक को कहते हैं कब्ज़े हुक्मी। इसको मिसाल से समझे आप, जैसे एक ने घर खरीदा या फिर गाड़ी खरीदी और गाड़ी उसके पास आ गई, पेपर्स नहीं आए, तो गाड़ी पे कंट्रोल हो गया, तो अब पेपर्स नहीं आने के बावजूद भी वो मालिक शुमार होगा। ओके, वो अगर चाहे तो दूसरे को बेच सकता, पेपर्स बाद में आएंगे। तो इसको कहते हैं कब्ज़े हुक्मी, यानी ये कब्ज़ा इसका हो गया, पेपर्स नहीं आए लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग इसके रिस्क में गाड़ी आ गई। रिस्क ज़रूरी है, रिस्क में गाड़ी आ गई तो ये कंट्रोलिंग हो गई, तो ये दूसरे को बेच सकता। ठीक है, ऐसे घर है, घर के पेपर्स नहीं मिले लेकिन घर पे कब्जा मिल गया, घर पे आके रह रहा हो, तो अब इसको कहते हैं कब्ज़े हुक्मी, यानी रिस्क इसके ऊपर आ गया। तो ऐसी शेयर्स मार्केट में डिलीवरी से पहले आगे फरोख्त करने में देखेंगे कि अगर रिस्क हमारा हो गया तो हम उसको आगे बेच सकते हैं, अगर से के पेपर्स नहीं आए हो, अगर से के वो यानी कार्रवाई के अंदर 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन हम आगे बेच सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रिस्क कैसा समझ में आएगा, जैसे एक कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने के बाद वो फौरी जो है उसको आग लग गई, मिसाल के तौर पे जल गई, वो उसके प्रोडक्ट्स पूरे ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, तो अब वो नुकसान हुआ कंपनी को, तो नुकसान किसका हुआ देखा जाएगा। नुकसान सिर्फ कंपनी का हुआ तो रिस्क कंपनी की तरफ था, नुकसान अगर सारे शेयर होल्डर्स का हुआ है तो समझा जाएगा कि रिस्क कंपनी का नहीं है, रिस्क ये शेयर होल्डर्स पे आ गया था। तो रिस्क मुंतकिल होने के बाद हम उसको आगे बेच सकते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर आमतौर से जो यानी कार्रवाई होती है वो शेयर खरीदने के बाद 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते के बाद वो कार्रवाई मुकम्मल होती है। लेकिन आप अगर रिस्क आपके ऊपर आ गया, यानी अभी प्रॉफिट गेन होते ही आपके प्रॉफिट में इजाफा हो रहा, वो शेयर की वैल्यू कम होते ही आपके यानी अकाउंट में यानी वैल्यू आपके शेयर की कम हो जा रही है, तो रिस्क मुंतकिल हो गया, तो कब्ज़ा हुक्मी हो गया है, आप इसको बेच सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा समझ में, अच्छा माशा। इसके बाद देखें आप, बदले का सौदा जायज़ नहीं है। शेयर्स मार्केट में एक
मसला ये होता है कि मेरे शेयर्स है मिसाल के तौर पे और मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आपसे डील कर रहा हूँ कि मेरे शेयर्स है, मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे इसकी कीमत दे दो, 15 दिन के बाद मैं आपसे वापस कीमत बढ़ा के ले लूँगा, लेकिन आप दूसरे को नहीं बेचना। तो ये भी होता है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इस वजह से कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें हम जो है कब्जा नहीं दे रहे सामने वाले को। सामने वाले को ये कह रहे हैं कि भाई हम तुझे कब्जा नहीं देंगे, तुझे इस्तेमाल करने की जो है इजाज़त नहीं देंगे, ये रखो और कुछ दिन के बाद मैं फिर वापस ले लूँगा। तो ये शर्त के साथ बैत दुरुस्त नहीं है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा बिजनेस करना, और ऐसा बहुत होता है शेयर मार्केट के अंदर कि जो है यानी 15 दिन 20 दिन के बाद मैं 5% एक्स्ट्रा देके मैं फिर से तुम्हारे पास से ले लूँगा, तो ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि जायज़ नहीं है। इसी तरह देखें हम शेयर्स पर ज़कात का हुक्म। शेयर्स आदमी खरीदे तो खरीदने के बाद उस पर ज़कात जो है साबित होती है, यानी ज़कात वाजिब होती है। तो जब ज़कात निकालने का इरादा करे या एक तारीख तय करना ज़रूरी है, हर आदमी एक तारीख तय करे और उस तारीख में जितनी चीज़ें उसके पास है सब पे ज़कात वाजिब हो जाती है। साल गुजरना हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं सोना अभी ख़रीदे थे 6 महीने हुआ तो इस पे ज़कात नहीं है, पैसे 1 साल से रखे हुए उस पे ज़कात है। नहीं, एक तारीख तय करना ज़रूरी। एक तारीख में आपके पास जितना कैश है, जितना यानी चीज़ें हो, उन सब पे ज़कात वाजिब होती है। चाहे 2 दिन पहले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए गिरे हों, उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। अच्छा, जिस दिन आप ज़कात निकालना है उस दिन आपके पास 2 लाख रुपए एक दिन पहले गए हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो आप एक वक्त तय करना ज़रूरी है पूरी ज़िंदगी के लिए। एक वक्त तय करें कि एक तारीख, जैसे आज की डेट मिसाल के तौर पर 24 नवंबर, 24 है ना, 24 नवंबर अब तय कर लें। 24 नवंबर, असल नवंबर नहीं तय कर सकते, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अरबी तारीख तय करना पड़ेगा, चांद की तारीख तय करना है। लेकिन अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं कि 24 नवंबर आप तय करें तो 24 नवंबर 2019 में आप देखेंगे कि आपके पास शेयर्स कितने हैं, पैसा कितना है, सोना कितना है और उसकी कीमत क्या हो रही, उन सब पे 2.5% निकालना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स 2 तरह के होते हैं ना, जैसे एक तो सरमाया हासिल करने के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे सालाना प्रॉफिट हासिल करके उसको अपने कामों में लगा रहे हैं, और एक तरीका ये है कि बिजनेस करें शेयर्स का। तो दोनों पे ज़कात अलग अलग वाजिब होती है। जो बिजनेस करें शेयर्स का तो उनके पूरे अमाउंट पे ज़कात वाजिब होती है, पूरे पे, लिक्विड सॉलिड पूरे पे ज़कात वाजिब होती है। और जो सिर्फ प्रॉफिट हासिल करने के लिए शेयर्स खरीदे हैं उससे सालाना बजट निकाल के उसको अपने कामों में लगा रहे हैं, शेयर्स वैसे रख रहे हैं, तो उनके जो है सॉलिड असासों पे ज़कात वाजिब नहीं होती। लिक्विड जो असास है उस पे ज़कात वाजिब होती है। जैसे मिसाल के तौर पे उसने 100 रुपए के शेयर्स खरीदे, अब 20 रुपए उसके वो कंपनी के मशीन का हिस्सा है, 20 रुपए उसके वो जो है यानी वो स्ट्रक्चर जो कंपनी का बना था उस पे लगे, बाकी बचे कितने, 60 रुपए। 60 रुपीज़ में 20 रुपीज़ उसका रॉ मटेरियल है, 20 रुपीज़ बनने के बाद का मटेरियल है उसका, और 20 रुपीज़ जो है यानी उसकी आगे जाने के लिए और आगे उसके बिजनेस में जो भी हो। तो ये जो 60 रुपीज़ है इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, ये 40 रुपीज़ पे ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि 40 रुपीज़ ये सॉलिड है और 60 रुपीज़ ये प्रोडक्ट है, ये जो आगे रनिंग होगा चलेगा। तो ये 60 रुपीज़ पे सिर्फ ज़कात वाजिब होगी और 40 रुपीज़ पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। समझ में ये बात? तो बहरहाल ये शेयर्स की मुकम्मल बहस आपके सामने आई, तो ये यानी थोड़ी समझ में आई होगी
थोड़ी बाद में और समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। जब इंटर होंगे तो ये सारी बातें आपको याद आएगी। अगर आपको बिजनेस करना है शेयर्स मार्केट के अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस वक्त समझ में आएगी। और उसके बाद एक चीज़ देखें आप, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ज़रूरत पड़ी बिजनेस डील करने के लिए, बिजनेस में आसानी पैदा करने के लिए शेयर मार्केट्स में। चूँकि शेयर मार्केट्स का मसला ऐसा है कि आदमी अगर शेयर्स खरीदे तो उसके बाद उसको बेच नहीं सकता। उसको अगर फौरी आदमी चाहे कि मैं इसको यानी लिक्विड कैश लेके मैं अलग हो जाऊं तो नहीं हो सकता हो। तो उसके लिए एक तरतीब ये निकाली गई कि उसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जिसमें आदमी अपने शेयर्स लेकर जाए और वो शेयर्स आदमी को अगर ख़त्म करना हो, उसको कैश चाहिए फौरी, उसको ज़रूरत है, तो वो शेयर मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद वो लोग दूसरे को बेचकर उसके पैसे वहाँ से हासिल करके ये पहले जो शेयर होल्डर है उसको दे देते हैं। तो एक आसानी के लिए स्टॉक एक्सचेंज का क़याम अमल में आया और ये जो है यानी एक ज़रूरत भी है, इसकी अहमियत भी है। स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको अरबी के अंदर इसका नाम है अस्सूक़ुल मालिया। तो ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर शेयर्स के अलावा हुकूमती काम भी इसके अंदर होते हैं, जैसे इनामी बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए से होती हैं। लेकिन हमें इस वक्त समझना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर्स का हिस्सा होता है, यानी शेयर्स वहाँ गए और वहाँ से वो लोग ख़रीदने वालों के लिए भी, जिसके पास शेयर्स ख़रीदने के लिए मेंबरशिप नहीं है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वो किसी मेंबर से रब्त करके 3 तरीक़े से शेयर्स ख़रीद सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर होता है वो 3 तरीक़े से किसी दूसरे आदमी का वकील बन के वो शेयर्स ख़रीद के इसको देता है, क्योंकि हर एक को शेयर्स ख़रीदने की इजाज़त नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है तो उसको ही परमिशन है कि वो शेयर्स ख़रीद सकता। तो अब ख़रीदने वाला उसको वकील बनाता है कि तुम मेरी तरफ से ख़रीदो। पहला तरीक़ा वही कि लिमिटेड ऑर्डर, यानी आदमी मार्केट ऑर्डर, पहला तरीक़ा है कि मार्केट में जो प्राइस जिस शेयर का चल रहा उस शेयर वो प्राइस में वो ख़रीद लो। यानी ख़रीदने वाला स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को वकील बना रहा है कि जितने में भी है ख़रीद लो मार्केट रेट पे, तो आदमी ख़रीद के देता है। दूसरा तरीक़ा, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर इसको जो ख़रीद के देता है वो है लिमिटेड ऑर्डर, यानी वो यूँ कहे कि ये जो मेरा प्राइस है, जैसे मेरा प्राइस है 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा तो ख़रीदो, 200 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिल रहा तो मत ख़रीदो। तो एक रेट तय करके ख़रीदने वाला स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को वकील बना रहा है कि तुम इतने में ही ख़रीदो, इससे बढ़ के नहीं, इससे कम है तो ख़रीदो, इससे बढ़ के नहीं। तो इसको लिमिटेड ऑर्डर कहते हैं। या फिर एक तरीक़ा ये होता है स्टॉप ऑर्डर, एक तरीक़ा ये होता है कि ये ख़रीदने वाला स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को वकील बना रहा है कि हमारे पास जो शेयर्स है इसकी कीमत अगर बढ़ रही है तो मत बेचो, और इसकी कीमत अगर कम होने का अंदेशा है इसको बेच दो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसे काम करती हैं लोगों के लिए। इसमें भी जो काम करने वाले हैं इनके लिए भी हुक्म ये है कि अगर वो शेयर्स जिसको ये ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, बीच में वो एजेंट की हैसियत होती है उनकी बीच में, तो वकील की हैसियत, तो ये बीच वाले ये जो शेयर्स ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो शराइत, वो जो पीछे गुजरे शेयर्स के, वो 4 शराइत उनके सामने हो। वो 4 शराइत के साथ साथ वो शेयर्स ख़रीद सकते किसी के लिए और किसी के शेयर्स बेच सकते। 4 शराइत याद है, भूल गए अभी। पहली शर्त क्या है कि वो शेयर्स हलाल कंपनियों के हों, यानी
हराम कंपनियों के शेयर्स नहीं हो। दूसरी शर्त क्या है? सॉलिड और लिक्विड हो, यानी कंपनी के असासे जो भी है वो बाज सॉलिड हो बाज लिक्विड हो, तो वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर उसको खरीद सकता है, बेच सकता है। तीसरी शर्त क्या है? इंटरेस्ट के मामले में वो बरी हो जाए, कहे कि हम इसमें शरीक नहीं होते, अगरचे बात नहीं मानी जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, बरी हो जाएंगे। चौथी शर्त क्या है? इंटरेस्ट आने के बाद उसका परसेंटेज सदका कर दे। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है उसको भी जो प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी जो सूद का हिस्सा है वो सूद का हिस्सा सदका कर दे। तो बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज भी ये एक यानी बिजनेस का एक तरीक़ा, उनके लिए भी उसूल रहनुमाई इस्लाम ने दी है कि वो इन उसूलों के साथ किसी के लिए शेयर्स ख़रीद सकते हैं और किसी के लिए जो है शेयर्स बेच सकते हैं, और इन शराइत के बग़ैर अगर शेयर्स ख़रीदेंगे बेचेंगे तो फिर उनके लिए दुरुस्त और हलाल नहीं है वो रास्ता।